तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज क्लीनमैक्स इन्वायरो के जो क्वार्टर वन के नंबर्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे पूरा ये जो डिमांड है यहाँ पे टैम किस तरह का है। बिजनेस तो आपको पता ही है, काफ़ी 2-3 क्वार्टरों से अच्छा कर रहा है। इसको हमने ऑलरेडी लास्ट 2 क्वार्टरों से, जब से इनका पूरा आईपीओ आया है, तब से हम लोग इस बिजनेस को ट्रैक कर रहे हैं। तो आप उन वीडियोस में इसका बिजनेस का डीप डाइव कर सकते हो, कैसे पूरा आईपी भी काम करता है, यहाँ पे आरओई ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है, रिपोर्टेड एबिटा हो गया है, फिर जो आपका मतलब रन रेट एबिटा होता है उसमें अंतर क्या होते हैं, डेप्ट की क्या पैरामीटर्स होते हैं, बिजनेस को आपको दिखना किस तरह से चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में क्या करता हूँ, बिजनेस के डिटेल्स के अंदर जाएंगे हम लोग, बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, ये पूरा जो बिजनेस है एक तरह से आपका इमर्जिंग सेक्टर में काम करता है। इंडिया में जो भी आपकी एआई डेटा सेंटर की थीम है ना, उसका एक मान लो डायरेक्ट बेनिफिशियरी समझ सकती हो। बिकॉज जो इनका पूरा 100% पोर्टफोलियो है वो आपका सीएनआई में काम करता है। वो क्या होते हैं? कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी ये आपकी मान लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट हो गई, जितनी भी कंपनियां हैं आपकी, जितने भी ये एआई डेटा सेंटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर आ रहा है, एल है, इन सभी जो इनके हैं ना, ये सब बेसिकली इनके क्लाइंट है। मतलब ट्रिपल ए रेटिंग के क्लाइंट होते हैं इनके। अगर आप देखोगे सिर्फ इंडिया के अंदर क्लाइंट्स नहीं है, वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट्स के बाद ये लोग मान लीजिए मेटा है, गूगल है, इस तरह की कंपनियों से, जैसे यूएस में बैठे हुए कंपनियां हैं, उनसे भी डायरेक्टली कैसे वो पावर परचेज एग्रीमेंट होती है। अगर आप इसको सच से समझ लोगे, तो जब आप इसको एक्मी सोलर होल्डिंग्स को स्टडी करोगे, तो वहाँ पे भी आप एक नया टर्म यूज़ करते हैं। वहाँ पे सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब वो क्या चीज़ें होती है, उनको भी समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसी कंटेक्स्ट में चलिए जानते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि बिजनेस में होता क्या है। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो पहले समझ लेता हूँ मैं आपसे, पहले हम लोग जानते हैं कि भाई पूरा वर्चुअल वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए, जैसे क्लीनमैक्स है, क्लीनमैक्स ने क्या किया, बिजली बनाया। अब वो गया, वो इंडिया में जाके, मतलब उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मान लो किसी कॉर्पोरेट टेक बायर से। अब ये टेक बायर कहाँ पे होगा? ये मान लो कोई हाइपर स्केलर है, मान लो ग्लोबल टेक जाइंट है, जैसे मान लो आपका अमेजन हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया, इस तरह की कंपनियां हैं। अब ये कंपनियां जो है, ये आपका यूएस में अपना बैठा है। अब वो क्या करता है, यूएस में जाएगा, आपका कोई थर्मल पावर प्लांट होगा या फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, या फिर गैस बेस्ड प्लांट होगी, उससे क्या करेगा, बिजली खरीद लेगा। लेकिन जो भी आपके ग्लासगो समिट में, मतलब जो इन्वायरमेंटल के नॉर्म्स होते हैं कि आपको CO2 कम इमिट करना है, तो उन सभी कंपनियों का मैंडेट है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्लीनमैक्स से आके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्लीनमैक्स को बोलते हैं कि चलिए आप मेरे नाम पे एक, मान लो इंडिया के अंदर राजस्थान बीकानेर कहीं पे एक, मतलब रिन्यूएबल पावर प्लांट है, उसको बिछा दो। वो क्या करेगा, क्लीनमैक्स क्या करेगा, जो आपका गूगल मेटा है उसके लिए एक पावर प्लांट जो है आपका राजस्थान में बिछा बिछा देगा। अब क्या हुआ, अब क्लीनमैक्स क्या करेगा, अपने जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, जो आपकी वो मार्केट का कपलिंग वाली बात होती है ना, वो जाएगा पावर आईएक्स के अंदर भेज देगा। अब जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है वो जाएगा, वो अपना वहाँ की जो लोकल डिस्कॉम है, जैसे आपका थर्मल हो गया, विंड हो गया, बाकी सभी से वो पावर जो है वो आपका परचेज कर लेगा। अब क्या होगा, दोनों तरफ तो आपका मान लीजिए जो प्राइसेस है उसमें वेरिएशंस होगा ना। लेकिन एज एन इन्वेस्टर ऑफ क्लीनमैक्स आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि जो भाई क्लीनमैक्स आपको जो पूरा पैसा अर्न कर रहा है, उसको उतना ही रुपया मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या वेरिएशंस उनके मतलब यूएस वाले मार्केट में हो रहे हैं, या फिर क्या वेरिएशंस आपके जो मतलब स्पॉट मार्केट है। कहने का मतलब क्या, जो आपका आईएक्स मार्केट है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, वहाँ पे क्या वेरिएशंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्लीनमैक्स है और जो कॉर्पोरेट बायर है, मतलब आपका मेटा है, वो लोग क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि चलिए मान लीजिए, चलिए आपके यहाँ जो वेरिएशंस होते हैं, या फिर जो मीडिया वेरिएशंस होते हैं, उसको एक तरफ साइड रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आते हैं। मान लीजिए ₹3.5 हो गया, 3.6 रुपीज़ के अंदर एक आप पावर को, बिजली को खरीदोगे, ठीक है। तो ये लोग इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। अब जो भी वेरिएशंस आती है ना, वो उनके बैलेंस शीट में अलग अलग, मतलब डायरेक्टली मान लो अकाउंट्स के अंदर वो सेटल हो जाता है। मतलब वो आपकी मंथली सेटल होती है। अब इसी चीज़ को आप सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आपको एक्मी सोलर होल्डिंग्स देखोगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ काफ़ी दिखेगी। और जो आपका क्लीन मैक्स है, यहाँ पे तो मान लो एक पूरा ये फाउंडेशनल एक तरह से चीज़ें होती है, जिससे आपका वर्चुअल परचेज एग्रीमेंट्स होता है। तो मैंने तो आपको एक चीज़ बताया कि जैसे ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं आपके, जो गूगल मेटा है, ये लोग इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं। बट अगेन, वाई क्लीन मैक्स एंड वाई नॉट गो टू द चाइना, और वाई ओनली कम टू द इंडिया? तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मान लो एक लॉन्ग टर्म विजन है इन सभी कंपनियों का। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके होते हैं हाइपर स्केलर्स। कहने का मतलब क्या, डेटा सेंटर्स वगैरह भी जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक आपके छोटे स्केल के होते हैं, मान लो 100 किलोवाट हो गया, 200 किलोवाट हो गया, जैसा कि आपका टेक्नो इलेक्ट्रिक बना रहा है। वो जो डाटा सेंटर है आपका, वो आपका छोटा मतलब साइज का हो गया। लेकिन मान लो जो आपके गूगल है, अमेजोन का अजूर है, इस तरह की जो मान लो आपके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं ना, जिसको मान लो पूरा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, इस तरह की चीज़ों को पूरा रन करना है, तो उसको कहते हैं हाइपर स्केलर्स। उनको ये किलोवाट के जो डाटा सेंटर है उससे काम नहीं चलेगा। उनको चाहिए भाई कि हमें 1 गीगावाट का डाटा सेंटर चाहिए। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखते हो ना, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं आपकी वर्ल्ड की, अभी इंडिया के अंदर, मतलब जैसे देखते होगे आप, एमओयूज वगैरह साइन होते हैं। जैसे आपका गूगल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे गूगल ने विशाखापट्टनम में वो 1 गीगावाट का डाटा सेंटर लगाने वाला है। तो ये देख रहे हो कि भविष्य में इंडिया के अंदर भी जो ये जो हाइपर स्केलर्स है, उनकी जो आने की पेनिट्रेशन है ना, वो आपको बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। तो उसी कंटेक्स्ट में क्या करते हैं ये सभी कंपनियां, इनका ऑलरेडी क्लीन मैक्स के साथ एक पार्टनरशिप है। मतलब एक तो मैंने आपको फिनेंशियल एस्पेक्ट बता ही दिया स्टार्टिंग में, या फिर जो आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है कि भाई उनको अपना ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करना है। दूसरा इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी है और एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कंपनियां हैं,
कल को मान लो गूगल को विशाखापट्टनम से कोई बिजली बनाएगा, तो वो यह क्या करेगा, अपने इस वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट को मतलब मॉडिफाई कर लेगा। जैसे अभी वो बिजली मान लो अपने यूएस मार्केट से खरीदता है, अब इंडिया मार्केट में जब वो आएगा ना, तो डायरेक्टली मान लो क्लीनमैक्स से बिजली खरीदेगा, तो ये जो सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आपका एक तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। मतलब ये आपका मंथली सेटलमेंट से हट के डायरेक्ट मतलब परचेस सेल होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वर्चुअल पावर परचेस एग्रीमेंट कैसा होता है, सीएफडी का फ्लो कैसा होता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं उसको भी ट्राई करूंगा आंसर करने का। तो ये जो पूरा वर्चुअल पावर परचेस एग्रीमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल के नॉर्म्स होते हैं, ये एक तरह से मान लो इस पूरे बिजनेस के लिए एक पूरा बहुत अच्छा ड्राइवर है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ना ओडियाना की वीडियो में, वहाँ पे रेस्को मॉडल वगैरह होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपका जो पूरा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया, एक तरह से नए नए तरह के बिजनेस को इमरजेंस दे रहा है एक तरह से मार्केट मार्केट के अंदर। जैसे आपका ये भी होता है, जैसे अगर आपने आईएक्स को देखा है या फिर एमसीएक्स को भी अगर आप ट्रैक करते हो, तो वहाँ पे ये होती है ना, जैसे इंडियन गैस एक्सचेंज हो गया, या फिर जैसे आपकी वो बातें होती है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कमोडिटीज़ वगैरह होती है। ये सारी आपकी न्यू न्यू थीम्स चल रही है इंडिया के अंदर, जो आपकी आने वाले सालों के अंदर और आपकी मतलब एक तरह से इमर्ज होगी। और ये सारी जो थीम है ना, ये आपका कहीं ना कहीं रिन्यूएबल जो आईपीवीज वगैरह है उनसे रिलेटेड है। तो चलिए इस वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आपसे क्लीनमैक्स का जो पूरा टैम है उसको एक बार मैं आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब क्या होता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जैसे आप देखिए इंडिया में भी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे कितने डेटा सेंटर्स हैं ऑलरेडी, मतलब आप देखते हो कि इतने सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई डेटा सेंटर ये है, डेटा सेंटर वो है। अगर मैं आपको अभी का बताऊं कि इंडिया में डेटा सेंटर कितना है, तो आपका हार्डली 1 और 2 गीगावाट के आसपास होगा। बट मार्केट का जो डेटा है, मतलब जितनी भी कंपनियां कहती हैं, सब कहती हैं कि आने वाले 2030 तक मान लो ये डेटा सेंटर्स का जो नंबर है ऑन अ वेरी स्मॉल बेस, वो आपका बढ़ के 5 से 10 गीगावाट के बीच में होने वाला है। आप एल को देखिए, टेक्नो इलेक्ट्रो को देखिए, तो आपको वहां से और ये जो इंडस्ट्री में चीजें हैं वो आपको समझ में आएंगी। अब मैं इसको लेके आता हूँ कि भाई क्लीनमैक्स जैसी कंपनियां हैं, इनको टाइम कितना मिलता है इससे। तो देखिए अब जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात किया कि एक डेटा सेंटर जो है उसको पूरा बिजली बनाने के लिए, मतलब मान लो उसको राउंड द क्लॉक पावर चाहिए। कहने का मतलब क्या है, उसको 24/7 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज पावर पूरी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक आपका डेटा सेंटर है, उसके पास टोटल जो आपका आईटी का लोड है वो मान लो 1 गीगावाट का लोड है। अब देखिए 1 गीगावाट का जो लोड होता है ना, उसको अगर आप रिन्यूएबल के अंदर ले आओगे ना, तो जैसे जैसे देखो आपने ये देखा, जैसे हम एक्मी सोलर होल्डिंग्स में डिस्कस करते हैं कि भाई अगर वो 1 गीगावाट का पूरा टेंडर आ रहा है उसको, तो उसके लिए उसको 1 गीगावाट से मच हाइयर आपको रिन्यूएबल प्लांट लगाने पड़ते हैं। बिकॉज आपकी जो सोलर प्लांट होती है वो आपकी 24/7 तो चलती नहीं है। शाम को तो आपकी जो बिजली है वो आएगी नहीं सोलर से, बिकॉज सन चला गया है आपका। तो वहाँ पे आपको बैटरी लगानी पड़ती है, फिर आपको मान लीजिए विंड लगाना पड़ता है। इसीलिए आप देखते हो ना कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो टेंडर्स का स्लो डाउन की बातें होती हैं, उसको आप इस कंटेक्स्ट में देखिए कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जो नए टेंडर्स आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। पहले के कॉन्ट्रैक्ट आपके प्लेन प्लेन वनीला थे, और जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके एफडीआरए वाले कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, 1 गीगावाट राउंड द क्लॉक बिजली बनाने के लिए आपको मान लो 1.5 गीगावाट ऑफ कंटिन्यूस लोड लगता है। अब उस 1.5 कंटिन्यूस लोड के लिए, जहाँ पे आपकी बैटरी भी इंक्लूडेड होगी, आपकी विंड भी इंक्लूडेड होगी, उसके लिए आपको नेट नेट जो फिजिकल इंफ्रा लगाना पड़ेगा ना, मान लो आपका 3 गीगावाट की आपको सोलर लगानी पड़ेगी, और 3 गीगावाट को आपको विंड लगानी पड़ेगी, और साथ में कुछ आपकी बैटरी भी लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है, 1 गीगावाट ऑफ आईटी लोड कहने का मतलब होता है इक्विवेलेंट होता है आपका 6 गीगावाट के आसपास, जो आपका पूरा मान लो विंड सोलर और आपकी बैटरी वगैरह होगी। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, इसमें आपको ये समझ में आया कि भाई अगर मान लो 1 गीगावाट की टेंडर आ रही है, मतलब सेकी वगैरह से, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 गीगावाट ऑफ टेंडर। तो आपको इस तरह से देखना है इस चीज़ों को। अब ये जो मतलब मान लो 1 गीगावाट आईटी लोड लगाना है आपको अपने ये डेटा सेंटर के लिए, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच ऑफ टाइम। तो आपका लगभग आता है 40,000 करोड़ की मार्केट कैप आती है। ये सारा डेटा मैंने क्लीनमैक्स के कॉन कॉल से ही लिया है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो वहाँ से, या फिर इनका आप आईपीओ का प्रोस्पेक्टस देखो, डीआरएसपी देखो, तो वहाँ सबसे भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो अब देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 गीगावाट ऑफ टोटल आईटी डेटा सेंटर लोड इज इक्विवेलेंट टू 40,000 करोड़ ऑफ केपेक्स। बिकॉज आप ये देखते हो ना कि आईपीपी की जो बिजनेस होती है वो आपकी बहुत केपेक्स हैवी होती है, मतलब 10,000 करोड़ का कंपनी डेप्ट लेता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2030 तक का इस सेक्टर के अंदर टाइम क्या होगा, जस्ट फ्रॉम द डेटा सेंटर एंड एआई। तो देखिए अब मैंने अभी इसी डिस्कशन के पहले स्टार्टिंग में बात किया कि जो एल का डेटा है, बाकी आपका टेक्नो इलेक्ट्रिक का डेटा है, कि 2030 तक आपका लगभग 5 से 6 गीगावाट का डेटा सेंटर आने वाला है। आपको ये दिखा कि एक डेटा सेंटर के लिए आपको लगभग 40,000 करोड़ का केपेक्स करना पड़ता है। तो 5 से 10 गीगावाट के लिए कितना करना पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको दिखता है कि ह्यूज, मतलब 2-3 लाख करोड़ का पूरा मार्केट साइज है जो आपका डेटा सेंटर एंड एआई है। अब यहाँ पे जो क्लीनमैक्स की आज के डेट में अगर आप पूरा पोर्टफोलियो देखोगे, तो लगभग इनका 6 गीगावाट का पूरा पोर्टफोलियो है, जो कि मान लो इस साल आपका 1.5 गीगावाट आने वाला है। बाकी आपका अपकमिंग ईयर में आएगा। तो आपको दिख रहा है कि जो क्लीन मैक्स है इसके पास अपॉर्चुनिटी साइज जो है इस सेक्टर के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आप लोग मेरे से कुछ कमेंट्स में पूछते हो कि जो डिमांड सप्लाई का जहाँ पे आपको मिसमैच दिख रहा है, उस तरह के बिजनेस को डिस्कस करने के लिए
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे आपको डिमांड सप्लाई का मिसमैच आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो उसी में अगर आप क्लीनमैक्स को देखोगे ना, अगर आप इसके थोड़े डिटेल में जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो डिमांड है वो आपका बहुत ज़्यादा है जब आप उसको सप्लाई से कंपेयर करते हो। इसी को मैं चलिए आपको अलग तरह से समझाता हूँ। तो देखिए, जैसे आपने वो एम टार टेक हो गया, स्टरलाइट टेक हो गया, इस तरह की कंपनियों को जब आप देखते हो, तो वहाँ पे इतना बूम क्यों आ रहा है? बिकॉज वहाँ पे डिमांड सप्लाई का मिसमैच आपको बहुत बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने रेट पे आप पावर प्लांट लगा रहे हो, डेटा सेंटर के जो लोड है ना, वो आपके उससे तेजी से आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? जो आपकी एआई की डिमांड है वो आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू जितने तेजी से आप इलेक्ट्रिसिटी को लगा पाती हो। तो यहाँ पे एक सप्लाई डिमांड का कांस्टेंट हो गया ना। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखते हो ना कि जैसे आपका क्लीन मैक्स जैसी कंपनियां हो गई, ये आपका मान लो मतलब इस चीज के अंदर जो आपका प्राइसिंग पावर होता है, मतलब जो प्रीमियम होती है, उसको ले पाता है। इसी कारण आप देखोगे ना, इस कंपनी का जो टैरिफ रेट होता है वो आपका ज्यादा होता है जब आप इसको कंपेयर करते हो बाकी कंपनियों से। जैसे अगर आप एक्मी को देखोगे, वहाँ पे जो आपका टैरिफ रेट है मान लो 3 रुपये, मतलब 2.5 से लेकर 3.5 रुपये के बीच में होता है। वही क्लीन मैक्स का अगर आप देखोगे ना, ये आपका मान लो मतलब 3.5 रुपये से लेकर 4 रुपये के बीच में रहता है। तो ये आपको एक थोड़ा सा अच्छा मतलब पर्सपेक्टिव मिल गया होगा। अब यहीं पे मैं थोड़ा आपसे मार्केट शेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे भी जैसे मैं आपसे क्लीन मैक्स के अंदर बात करता हूँ, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि जैसे क्लीन मैक्स है, वो अपना बैटरी के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका मार्केट शेयर है। उन्होंने अपना FY30 का विजन भी अपग्रेड कर दिया है। तो उसी में अगर आप देखोगे ना, जैसे क्लीन मैक्स है, तो क्लीन मैक्स का जो पूरा मार्केट शेयर है, मतलब एआई डेटा सेंटर के अंदर तो 30-40% मार्केट शेयर है उसका। बट वो भी आपका कम होगा, जैसे जैसे ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपकी अडानी पावर हो गई, ये लोग इस पूरे सेक्टर के अंदर आएगा, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि उसका मार्केट शेयर नॉर्मलाइज होगा। सिमिलरली बैटरी के केस में भी वही होगा, एक्मी का भी मार्केट शेयर है वहाँ पे कम होगा, बिकॉज सेक्टर अभी स्टार्ट हुआ है ना। तो वैसे ही आप क्लीन मैक्स को देखते हो, क्लीन मैक्स जो है अपना हर साल मतलब जो आपका सीएनआई मार्केट है, अब सीएनआई मार्केट जो है, सीएनआई किसको कहते हैं? जैसे आप सुजलॉन को देखते हो, वहाँ पे सीएनआई की बातें होती हैं। सीएनआई क्या है? कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मार्केट है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरा सेक्टर आपका बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो यहाँ पे जो आपका क्लीन मैक्स है, इसका जो मार्केट शेयर है पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज अभी पिछले कुछ समय से ये लोग बहुत तेजी से अपना कैपेसिटीज को रैंप अप कर रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में देखोगे ना, इनका जो मार्केट शेयर है अभी आपका बढ़ के मान लो सिंगल डिजिट से बढ़ के आपका 12 से लेकर 14% पे पहुंच चुका है। तो ये पूरा आपको अभी तक का जो डिस्कशन है, मार्केट का टाइम क्या है, किस तरह की चीज़ें चल रही है, अपॉर्चुनिटी साइज क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कैसे काम करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट में आपका जो भी बिजनेस के अंदर चीज़ें हो रही है उनको समझा देता हूँ। तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपसे क्लीनमैक्स के इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आए हैं। तो देखिए, नंबर्स तो आपको दिखेगा कि हर पैरामीटर पे ये लोग नंबर अच्छा ही रिपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे क्वार्टर 1 का जो इनका पूरा डेटा है, तो क्वार्टर 1 का जो रेवेन्यू है ना, वो आपका ड्रिवन बाई है जो आपका आरई पावर, आरई सर्विसेज होता है। आप आरई सर्विसेज क्या होती है? जहाँ पे अपने क्लाइंट वगैरह के लिए आपका ये जो होता है ना, मतलब ओएनएम एक्टिविटीज़ करते हैं, ईपीसी वगैरह का काम करते हैं। तो उसमें से आपको जो दिख रहा है कि वहाँ से इनका काफ़ी रेवेन्यू में बूस्ट मिला है। आपका जो इबिटा है वो भी आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट है बिजनेस का। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, इनका जो मतलब रीफाइनेंसिंग कहने का मतलब क्या हुआ? जितने रुपए में आप डेप्ट लेते हो, उसकी जो मात्रा है, जैसे आपका क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होता है, तो उससे आपकी जो डेप्ट की कॉस्ट होती है वो आपकी कम हो जाती है। उसी कारण इनका जो बॉटम लाइन है ना, वो आपको दिख रहा है कि काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, इनका जो FY26 का पैट आया है, वो आपका 17 करोड़ से जंप होकर आपका 55 करोड़ आया है। बट अगेन ये चीज जो है ना, अभी स्मॉल बेस पे आ रहे हैं, तो वहां पे आपको दिख रहा है। आने वाले क्वार्टरों में, मतलब आने वाले 1 या 1.5 सालों में, ये आपको ऑफकोर्स नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी। बट अभी तो ये पूरा बिजनेस का केस है। और अगर आप देखते हो, इनकी जितने भी कस्टमर्स हैं, लगभग 42% जो है वो आपका सीएनआई से आता है, बाकी जो आपका है वो आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। अब चलिए, मैं आपसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि वहाँ पे कैसे टाइम दिखते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जाओगे ना, तो जैसे हमने अभी ये देखा कि इनका जो डाटा सेंटर का लोड है, तो वहाँ पे तो मान लो वो पिछले कुछ सालों के अंदर ऑलमोस्ट 10x ग्रो किया है। तो वहाँ पे तो कुछ CAGR निकालने का मतलब होता नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी वो स्मॉल बेस पे बहुत बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपसे बात करता हूँ मैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर। तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना, अब इंडस्ट्रियल क्या होता है, जैसे मान लो आपकी ये अल्ट्राटेक सीमेंट हो गई, फिर आपकी कोई और मान लो जूते की कंपनियां हैं, सीमेंट की कंपनियां हैं, पेट्रोलियम की कंपनियां हैं, स्टील स्टील की कंपनियां हैं, इस तरह की कंपनियां। तो वो भी मार्केट देखोगे ना, वो भी आपका मान लो 40-50% पे ग्रो कर रहा है। अब वो इतना तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको ओडियाना की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है, तो वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो पूरा सेक्टर है वहाँ पे एक तो आपको ये मतलब कॉस्ट आर्बिट्राज मिलता है, मतलब रिन्यूएबल पावर जो होती है वो आपको सस्ती मिलती है। दूसरा, जो ये कंपनियां होती है ना, उनका इन्वेस्टमेंट क्लीनमैक्स के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर होता है। तो उससे क्या होती है, जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज वगैरह क्या होती है, आप मेरी पिछले क्वार्टर की वीडियो देखिए इस बिजनेस की, आपको अच्छे से समझ में आएगा। डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाओगे। तो सरचार्जेस वगैरह होते हैं, उसमें आपको फायदा मिलता है। तीसरा चीज़ क्या होता है, जैसे ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स वगैरह होते हैं, जो मैंने प्राइवेट की वीडियो में भी डिस्कस किया है आपसे। तो वहाँ पे जैसे यूरोपियन कस्टमर हो गया, आपका US बेस्ड कस्टमर हो गया, उसको भी फायदा मिलता है। तो ये सारा कुछ कारण जो है, और इसके अलावा भी क्या है ना, जो आपका मान लीजिए ये पूरा इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, वो आपका मान लो फ्रॉम अ लो बेस आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इंडिया की जो पूरी CNI मार्केट है वो आपका काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। मतलब जो आपके हर स्टेट के डिस्कॉम्स वगैरह होते हैं, उनसे ही वो बिजली खरीदते हैं। तो जैसे क्लीनमैक्स जैसी कंपनियां है ना, ये अभी इमर्ज कर रही हैं।
मतलब मान लो एकदम ऑन द कस्प ऑफ इमरजेंस है एक तरह से। तो वहां पे क्या होता है, जितना भी मतलब अगर आप पूरा पेनिट्रेशन देखोगे, मतलब क्लीनमैक्स जैसी कंपनी है उसका पेनिट्रेशन कितना है, वो आपको मान लो सिंगल डिजिट में है। कहने का मतलब क्या हुआ, 100 इंडस्ट्रियल कस्टमर है, उसमें से सिर्फ 7 या 8 जो है क्लीनमैक्स जैसी कंपनियों से बिजली खरीदते हैं। लेकिन जो 90% कंपनियां हैं वो आपका अभी भी डिस्कॉम्स वगैरह से बिजली खरीदता है। तो वहां पे उनको दिक्कतें होती हैं। तो ये एक पूरा मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है, जैसे आप हम वो बात करते हैं ना, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट होता है। तो आप उसी चीज को यहाँ पे ला सकते हो, कुछ वैसे ही पैरामीटर है एक तरह से। तो ये आपको पूरा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मैंने एक रफ आइडिया दिया होगा, बहुत सारे पॉइंट छूट गए होंगे, बट उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ और चीज़ों के बारे में। तो अगर आप इनका पूरा कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटीज देखोगे ना, तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे है। अगेन ये जो कंपनियां हैं पूरा आपका एसटीओ में काम करता है। हर साल एक प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका सीटीयू में लगाते हैं। अब ये सीटीयू का जो प्रोजेक्ट है इसकी रेलेवेंस क्या है, तो देखिए इस प्रोजेक्ट की रेलेवेंस यही है जो अब मैं आपसे बात कर रहा था ना, कि जो ये बड़े बड़े हाइपर स्केलर्स हैं कल को वो इंडिया में आएंगे। तो ये जो सीटीयू के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये आपके बड़े साइज के होते हैं, मतलब 500 मेगावाट के हो गए, 1 गीगावाट के हो गए, इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। तो भविष्य में अभी जो ये लोग सीटीयू प्रोजेक्ट से मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करके करके भविष्य में मान लो हाइपर स्केलर्स होगा, उसको भी सेल करने की बातें करते हैं। बट एट द सेम टाइम ये जो सीटीयू के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसका एक नुकसान है इस कंपनी को। नुकसान क्या है, ये जो कर्टेलमेंट की पूरी बातें चलती हैं, वो आपका सीटीयू में ज़्यादा होता है जब आप उसको एसटीओ से कंपेयर करते हो। अब ये सीटीयू एसटीयू क्या होता है, अगेन आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो को देखो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कंपनी का लास्ट ईयर इन्होंने एक सीटीयू में प्रोजेक्ट कमीशन किया है बीकानेर के अंदर। उसमें कुछ कर्टेलमेंट होता है, लगभग 70% पे कर्टेलमेंट चल रहा है। उसके बारे में आपसे भी और बात करता हूँ। इनका एक सीटीयू प्रोजेक्ट है जो आपका FY 27 के अंदर वापस आने वाला है। वो कहाँ पे होगा, वो आपका सदर्न इंडिया में है, मतलब कोपल में है। कोपल आई थिंक तमिलनाडु या कर्नाटक में आता है। वो आपका एक विंड बेस्ड प्लांट है, बिकॉज साउथ इंडिया में आपका जो हवाएं हैं वो आपकी तेजी से चलती है, कोस्टल इलाका हो गया ना। तो वहाँ पे आपकी विंड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि साउथ इंडिया में जो वो आपके जो कर्टेलमेंट के इशूज हैं वो आपके नहीं है। तो आपका जो FY 27 में सीटीओ का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो वहाँ पे उतना दिक्कत आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। ये जो सीटीओ का पूरा प्रोजेक्ट है इस बिजनेस की, मतलब ये जो कर्टेलमेंट का इशू है इस पूरे बिजनेस के अंदर, वो आपका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जो एक प्रोजेक्ट है 525 मेगावाट की, उसके कारण है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। बट वो जो पूरा बिजनेस बिजनेस है ना, वो आपका मान लो सिर्फ 15% ऑफ द रेवेन्यू है। मतलब उसमें भी आपका 70% कटल होता है। तो आपको देखोगे कि एबिटा पे जो उनका पूरा इंपैक्ट है ना, वो आपका हार्डली कुछ सिंगल डिजिट में इंपैक्ट आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, 5 से 8% के बीच में इनका एबिटा पे नेट इंपैक्ट आता है हर साल। हर साल मतलब इस साल समझ लो। कंपनी भी वैसे ही गाइड करता है कि FY 27 के अंदर इनका जो एबिटा है 5 से लेकर 8% के बीच में, मान लो आपका राजस्थान के अंदर जो कर्टेलमेंट हो रही है उसी कारण इंपैक्ट होगा। तो अगर आपको ये चीज़ कंसर्न लगती है तो आप इस बिजनेस को छोड़ सकते हो। बट कहने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे जब इसको अपॉर्चुनिटी साइज से कंपेयर करोगे ना, और यहाँ पे जो 7% या 8% का EBITDA में लॉस आ रहा है, वो आपका मच मोर कंपनसेट हो जाता है। जो आपको इससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, जो ये लोग EBITDA पे अपने ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, तो वो उस तरह से भी आपको दिखना है। तो ये पूरा कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में हो गया। बाकी यहाँ पे आप इनके डिटेल्स को देख सकते हो, उस चीज़ों में हम नहीं जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ फाइनली इनके EBITDA वगैरह पे नंबर्स कैसे आए हैं। उन सारी चीज़ों को आप स्प्लिट देख सकते हो। जैसे अगर आप इनका देखोगे ना, आरडी पावर सेल है, वो भी आपका मान लो लगभग 92% पे बढ़ा है, मतलब लगभग 92% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और आपका नेट नेट जो रेवेन्यू है वो आपका 100% पे ग्रो हो ही रहा है, बिकॉज आपका बहुत तेजी से ये लोग पूरा कमीशन वगैरह कर रहे हैं ना। तो ये पूरा इनके नंबर्स वगैरह के बारे में है। बाकी पैट तो हमें कंपेयर करना सही बात नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर में वो आपका जो भी अकाउंटिंग के कारण लॉसेस वगैरह रिपोर्ट किए हैं। तो ये सारी चीज़ है। बाकी अगर हम लोग कुछ और पैरामीटर्स देखें, तो चलिए अब मैं आपसे यहीं पे गाइडेंस वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आपने इनका मेरा लास्ट क्वार्टर का वीडियो देखा है, तो वहाँ पे हमने FY 26 के अंदर इनका लगभग जो पूरा एबिटा आया था, वो आपका मतलब लगभग 1295, मतलब लगभग 1300 करोड़ के बीच में एबिटा आया था। अब हम लोग जो पैरामीटर लेते हैं कि लगभग मान लो इनका जो रन रेट एबिटा है, मतलब FY 26 में 1870 इनका एबिटा रन रेट एबिटा था, उसका 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको अप्रॉक्सीमेट FY 27 का एबिटा मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 1870 का 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग 2100 के आसपास आता है। तो आपको ये दिख रहा है कि इन्होंने Q1 के अंदर ऑलरेडी 25% ऑफ द EBITDA ऑलरेडी कर लिया है। तो कंपनी अपने वेल विद इन दैट गाइडेंस है। और कंपनी में वही कहता है कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग लगभग मान लो 1.5 गीगावाट ऑफ पूरा प्लांट को कमीशन करेंगे बेयर मिनिमम। कहने का मतलब क्या है, ये आपका ऑलरेडी कंजर्वेटिव है। तो अगर आप इनका ईयर ऑन ईयर अगर आप EBITDA पे ग्रोथ निकालोगे ना, तो अगर मान लो 1295 करोड़ से वो बढ़ के आपका 2122 करोड़ होता है, तो आपको दिखता है कि लगभग 60% आपको जंप EBITDA पे दिखता है। तो दिख रहा है ना आपको कंपनी कितने तेजी से अपना, कहने का मतलब क्या है, कंपनी बहुत तेजी से अपने एबिटा की ग्रोथ वाले फेज के अंदर चल रहा है, प्लांट को कमीशन वाले फेज में चल रहा है। तो और उसी में अगर आप देखोगे ना, इस बिजनेस को आपको 1 साल के होराइजन पर नहीं देखना चाहिए, रादर इसको आप 1.5 या 2 साल के होराइजन 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 पे देखिए। तो आपको उससे दिखेगा कि कंपनी आपका FY 27 जो है वहाँ पे कितना एबिटा करने की बात करता है, वो आपका बोलता है कि लगभग 3000 करोड़ एबिटा करने की बात करते हैं। ये आपका अपकमिंग ईयर में है। तो उसके कारण क्या होता है,
आप देखोगे ये लोग अपना FY 26 का जो एबिटा है उससे लगभग 2.2 टाइम्स करने की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 साल के अंदर ये लोग 2.2x पे ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो दिख रहा है आपको FY 27 जो है वहाँ पे इनका मान लो आपको एबिटा में ग्रोथ रेट जो है वो आपका 60%, 65% के बीच में आने वाला है। FY 28 जो होगा वहाँ पे आपका लगभग 50 से 60% के बीच में आने वाला है। तो ये चीज़ है। अब ये सारा चीज़ मिला के इनका जो नेट मतलब पूरा पोर्टफोलियो हो जाएगा ना वो आपका 4.6 गीगावाट का है। अब इसी में देखते हो कि 1.5 गीगावाट जो है वो आपका इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आएगा और बचा हुआ आपका नेक्स्ट ईयर में आएगा। अब इसके बेसिस पे इस कंपनी का डेब्ट कितना आने वाला है, वो आपका होता है लगभग 16,000 करोड़। तो कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए अपने डेब्ट भी लेने पड़ेंगे, इसलिए इस जो पूरे आईपीपी के बिजनेस होते हैं ना वो आपको डेब्ट हैवी बिजनेस होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन है, फिनांस कॉस्ट है, वो आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। इसलिए पैट को आप मतलब कई क्वार्टर में आपको दिखेगा कि वो सप्रेस भी हो रहा है। तो इसीलिए एक बेटर पैरामीटर बनता है, आप इसको एबिटा के लेवल्स पे देखो। और इसका अगर मतलब रेशियोज वगैरह निकालने हैं तो आप इसको EV बाई एबिटा पे निकालो, बहुत अच्छा आपको पूरा समझ में आएगा। बाकी इस बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो आपको अगर इस बिजनेस के अंदर बाकी अगर आपको देखना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है, बोथ आपका जो भी कॉर्पोरेट कॉस्ट वगैरह होते हैं उसमें आपको कमी दिख रही है, इसलिए आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ये चीज़ पूरा कंपनी के बारे में है। अब मैं चलिए आपसे कुछ ये डेप्ट वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी का ये इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये मैंने पहले ही क्वार्टर में भी एक्सप्लेन किया है आपको। तो आप देख सकते हो कि इनका जिस तरह से एबिटा बढ़ रहा है उस तरह से आपका डेप्ट भी बढ़ रहा है। अब जो दोनों का रेशियो होता है ना वो आपका एक पैरामीटर बन जाता है कि आप इस तरह की कंपनी को देख सकते हो कि कितना डेप्ट लेके वो लोग रखे हुए हैं। तो ये पैरामीटर अगर आपका 5 5.5 के बीच में रहता है तो वो आपका अच्छा रहता है। और सेम चीज़ अगर आप देखोगे आपका एक्मी भी उस तरह से ही बात करता है, और क्लीन मैक्स जो है वो भी इस तरह से ही बात करता है। अब मैं क्या करता हूँ, एंड में आपसे थोड़ा वैल्यूशंस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए, अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना तो कंपनी आपका जब से आईपीओ आया है तब से मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। तो कंपनी का आपको ईवी बाई एबिटा निकालना है, वो कैसे निकालोगे? तो इनका जो मार्केट कैप है लगभग मान लो आपका 10 15 हज़ार करोड़ के आसपास मार्केट कैप इनका होगा। FY 28 में ये लोग बात करते हैं कि लगभग हम लोग 16,000 करोड़ का पूरा डेप्ट लेके चलेंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए, उससे आपको एक इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा। अब ये लोग 3,000 करोड़ आपका FY 28 के अंदर एबिटा करने की बात करता है। उससे आप ईवी बाई एबिटा निकालो तो आपको मिलेगा लगभग मान लो 9 8 के बीच में मिलेगा। तो आपको दिख रहा है कि ये ईवी बाई एबिटा पे FY 28 के वैल्यूशंस पे अपने जो पीयर्स हैं जैसे एनटीपीसी ग्रीन हो गया, आपका एक्मी हो गया, या फिर जो आपका अडानी है, JSW एनर्जी है, टोरेंट पावर है, इन सभी कंपनियों से बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहा है। पहला चीज़ वो हो गया। दूसरा, ये कंपनी हायर ग्रोथ रेट पे भी मतलब हायर पेस पे भी ग्रो कर रहा है। तीसरा चीज़ क्या है, इनका जो टेलविंड्स है वो आपको बहुत ज़्यादा है। ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, वो वाला पैरामीटर है। अब चलिए मैं आपसे इसका वैल्यूशंस कर लेता हूँ FY 27 के पेस पे भी। जैसे अगर आप मार्केट ने इसको जब से इनका आईपीओ आया है वहाँ से इनको रिवॉर्ड करते रहा है, तो उसके बेस पर अगर आप इनका FY 27 का ईवी बाई एबिटा निकालोगे ना, वो भी आपको 10 से 11 के बीच में आता है। तो आपको दिख रहा है कि बोथ आपका FY 27 के अंदर और आपका FY 28 जो है दोनों जगह पे ये वैल्यूशंस में आपको बहुत सस्ता दिख रहा है। बिकॉज क्यों? बिकॉज ये लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब इस बिजनेस के अंदर दिक्कत ये आने वाली है, इस पूरे सेक्टर के अंदर दिक्कत एक ही है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका डिले हो सकता है। कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस है वो, उसमें आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। कटलमेंट के इशू बने हुए हैं, बट अगेन वो आपका सिर्फ और सिर्फ बीकानेर वाला जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे 5 से 7% एबिटा पे इम्पैक्ट आने वाला है। और मैनेजमेंट उसको ऑलरेडी लेके चल रहा है अपने पूरे इस कंजर्वेटिव गाइडेंस के अंदर, तो वो चीज़ फैक्टर इन हो चुकी है। और बाकी भविष्य में चीज़ें आपको जो आपको कोपल वाला प्लांट है इनका, जो इनका साउदर्न इंडिया में लगने वाला है, वहाँ पे कुछ कटलमेंट के इशूज़ होने नहीं वाले हैं, बिकॉज वो विंड प्लांट है ना, और साउथ इंडिया में कटलमेंट के इशूज़ नहीं है। तो आपको वो चीज़ लेके चलनी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कोशिश किए हैं आपको बताने के। बाकी डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। ELMM की जो लिस्ट है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपसे, एडवांस लिस्ट ऑफ मॉडल मेकर में जो डिले हुआ है, उससे कुछ फायदा है बट उससे उतना नेग्लिजिबल इंपैक्ट है। खास करके आपका इंडस्ट्रियल कस्टमर है, बिकॉज आप देखते हो ना कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपका मान लो हर चीज़ एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ 6 महीने के लिए आपको दे दिया तो प्लांट ऐसा करेगा करेगा कि भाई अगले साल जो प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए मॉड्यूल मैं आज से खरीद कर रख लेता हूँ। तो ऐसा कंपनियां नहीं करती है, बट अगेन थोड़ा इंपैक्ट है तो कंपनियां उस चीज़ को देख रही है कि क्या उस पर है, कुछ इनको दिखेगा तो वो लोग उसको जल्दी से खरीदेंगे। बट अगेन उससे आपके जो नेट बैलेंस शीट है ना वहाँ पे उतना मतलब कुछ खास इंपैक्ट दिखता नहीं है। कुछ लैक्स और कुछ 10 20 करोड़ का इम्पैक्ट इम्पैक्ट आने वाला है, जो कि आपका जो कर्टेलमेंट होगा ना उससे भी कम है। तो ये पूरा चीज़ है। बाकी हमने ऑलमोस्ट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। बाकी आपके जो भी पॉइंट्स आपके डाउट्स हैं आप मेरे से पूछिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा आंसर करने का। लगभग इसका 1.5 आवर्स का पूरा एक कॉन्कॉल था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्कॉल होता है, आप इसको सुनिए सुनिए, आपको सेक्टर के बारे में और अच्छे से आइडिया लगेगा। इनके जो शेयर होल्डर लेटर होता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। चलिए वहीं पर एक मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, बेस्ट के बारे में। ये कंपनी क्या कहती है? तो मैंने ये क्वेश्चन जो है इनके लास्ट कॉन्कॉल के अंदर इनसे पूछा था, बेसिकली मेल से मैंने पूछा था। तो गुड्स गुड की कंपनी अपने शेयर होल्डर के लेटर में उस चीज़ को पूरा अच्छे से एड्रेस करता है। तो देखिए, कंपनी का अगर आप देखोगे ना, बेस्ट में कंपनी का अभी कोई बेसिकली कोई प्लांट वगैरह है नहीं। जैसे आपने एक्मी के केस में देखा कि वो कंपनी कितने तेजी से अपना बेस्ट का प्लांट लगा रहा है, तो कंपनी वही कहता है
कि अभी ये लोग बेसिकली आप ये समझ लो ना कि मतलब टेस्टिंग स्टेज में है। अभी इनको बेस की जो चीज़ है उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, मतलब धीरे धीरे ये लोग बेस में और इमर्जेंस करेंगे। कहने का मतलब कि अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड करना पड़ेगा ना, आप सीधे जाके तो बैटरी लगाना शुरू नहीं कर सकते ना। इवन जो एक्मी है उसने भी पहले पायलट प्रोजेक्ट किया था, पायलट प्रोजेक्ट किया उसके बाद उन्होंने बेस की प्लांट लगाना शुरू की। तो ऐसी क्लीन मैक्स जो है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो है वहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है। इनको तेजी से आना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। तो कंपनी वही है, इनको वहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी साइज भी दिख रहा है। आप इनके शेयर होल्डर लेटर को पढ़ोगे, आपको वहाँ पे और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, काफ़ी अच्छे टेलमेंट से गुजर रहा है, डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।